भी समझ लो होता क्या है। तो आप भी गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग ऐसी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं जो पंक्ति और स्तंभों से बनती हैं। आव्यूह के अंतर्गत एक आयताकार संरचना होती है जो पंक्ति और स्तंभों से बनती है। क्षैतिज रेखाओं को, क्षैतिज अवयवों से बनी रेखाओं को क्या कहते हैं? पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर अवयवों से बनी रेखाओं को क्या कहते हैं? स्तंभ। तो आव्यूह एक ऐसी आयताकार संरचना है जिसमें संख्याएं या फलन या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और आव्यूह का जो प्रारूप है वो कैसा होता है? आयताकार। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लो, हेडिंग डालो, आव्यूह की परिभाषा। आयताकार संरचना एक ऐसी आयताकार संरचना वास्तविक संख्याओं या फलनों से निर्मित होती है। एक ऐसी आयताकार संरचना जो कि वास्तविक संख्याओं या फलनों से निर्मित होती है। एक ऐसी आयताकार संरचना जो कि वास्तविक संख्याओं या फलनों से निर्मित होती है, कॉमा आव्यूह कहलाती है, कॉमा आव्यूह कहलाती है। इसी में आगे लिखें, किसी आव्यूह में क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति, किसी आव्यूह में क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। यानी क्षैतिज अवयवों से बनी रेखाएं पंक्ति कहलाती हैं और ऊर्ध्वाधर अवयवों से बनी रेखाएं स्तंभ कहलाती हैं। क्षैतिज अवयवों से बनी रेखाएं पंक्ति और ऊर्ध्वाधर अवयवों से बनी रेखाएं स्तंभ कहलाती हैं। लिखा? क्षैतिज अवयवों से बनी तथा आव्यूह में लिखे हुए प्रत्येक मान को अवयव कहते हैं। आव्यूह में लिखे हुए प्रत्येक मान को, आव्यूह में लिखे हुए प्रत्येक मान को आव्यूह का अवयव कहते हैं। परिभाषा हो गई, उसके बारे में जो जानकारी थी वो हो गई। लिख लिया सबने? आव्यूह एक ऐसी आयताकार संरचना, हमारे सामने जो संरचना है वो आव्यूह है। तो यहां पर कुछ चिन्ह बनाए हैं, देखें जरा इसको। ये दीर्घ कोष्ठक है, वर्गाकार कोष्ठक, ये लघु कोष्ठक है, और यहां पर दो लघु कोष्ठक है। ठीक है, इसमें एक चिन्ह और लेते हैं कभी कभी, दोहरा द्विदंड बोलते हैं इसको, दोहरा द्विदंड। ठीक है, दोहरे दंड के द्वारा भी निरूपित करते हैं, डबल लाइन ऐसे। पर तुम्हारी किताब में और तुम्हारे सिलेबस के जितने भी सवाल हैं उसमें ये पहला वाला चिन्ह उपयोग किया गया हर जगह। यानी तुम क्या देखोगे सवालों में कि जितने भी आव्यूह हैं वो किस में लिखकर दिखाए जाएंगे? वर्गाकार कोष्ठक में या दीर्घ कोष्ठक में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आव्यूह का चिन्ह। अगर ऐसे कोई भी मान लिखा हुआ है इस वर्गाकार कोष्ठक में तो उसको क्या कहोगे? आव्यूह। दूसरी बात, आव्यूह को निरूपित किससे किया जाता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी बड़े अक्षर हैं, कैपिटल लेटर ए बी सी डी इत्यादि जेड तक, उनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। किसे प्रदर्शित करने के लिए? आव्यूह को। तो आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए
अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग करते हैं। अब आते हैं हम अगली एडिंग तीसरे नंबर की, m गुणा n क्रम के अवयव की परिभाषा क्या है। तो ये जो m गुणा n क्रम है, इसमें पहले नंबर पर जो लिखा है वो है पंक्तियों की संख्या, और दूसरे नंबर पे जो लिखा है वो क्या है, स्तंभों की संख्या। ठीक है, जब भी अवयव का क्रम लिखा जाएगा तो अवयव का क्रम क्या होता है, अवयव का क्रम बराबर पहले किसको लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। ये अवयव का क्रम होता है। ठीक है, तो अवयव का क्रम में पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। अब जैसे m गुणा n क्रम के अवयव में m पंक्तियां हो गई और n स्तंभ हो गए, यहां पर ये अवयव का क्या लिखा है, व्यापक निरूपण है। अवयव का व्यापक निरूपण क्या है, a बराबर aij, और ब्रैकेट के नीचे क्या लिखा है, m इंटू n। यह है अवयव का व्यापक निरूपण। ये जो व्यापक निरूपण है इसमें aij इसका व्यापक अवयव है। यहां aij क्या है, अवयव का व्यापक अवयव, जनरल एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो अवयव लिखा हुआ है व्यापक रूप में m गुणा n क्रम का अवयव है, तो इसमें ये क्या है, इसका पहला अवयव जिसको हम क्या पढ़ेंगे, a11, ये a12, a13, ऐसे कितने कॉलम है इसमें, स्तंभ कितने हैं, n। तो a11, a12, a13 डैश 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 कहां तक, a1n तक। इसका क्रम यहां पे नीचे लिखते हैं ऐसे m इंटू n। फिर ये दूसरी पंक्ति चली तो इसके अवयव क्या है, a21, a22, a23, a2n। फिर तीसरी पंक्ति चली तो इसमें क्या है, a31, a32, a33, a3n। ऐसे ही ये m भी पंक्ति है। टोटल कितनी पंक्ति है इसमें, m पंक्तियां हैं यहां और n स्तंभ है। तो ये m पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, m भी पंक्ति, और ये स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, nवां स्तंभ। ठीक, पॉज करने तुम क्या, मैं हम यहां पे समझे कि ये जो aij है अवयव का व्यापक अवयव, इसमें i क्या है, यहां i क्या है, इसकी पंक्ति की संख्या, i क्या है, पंक्ति, और ये j क्या है, स्तंभ। तो जब इसमें i का मान 1 हो गया और j का मान 1 हो गया तो यही aij क्या बन गया, a11, यही a12, फिर a13। इतनी बात समझ आई कि aij में i क्या है, पंक्ति की संख्या, और j क्या है, स्तंभ की संख्या। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने ये मान लिखा है, ये पहली पंक्ति है, इसको हम क्या कहेंगे, पहली पंक्ति को r1, ये पहली, दूसरी पंक्ति को r2, ये तीसरी पंक्ति r3, इसको भी यहां से हटा लेते हैं, और ये m भी पंक्ति है, इसको क्या कहेंगे, rm। नहीं, इसको हटाऊंगा तो गड़बड़ हो जाए। कॉलम नहीं आ पा रहा।
इस पंक्ति R1 हो गई, दूसरी R2 हो गई, तीसरी R3 और ये RM। अब जरा मुझे बताना, ये खड़े में जो अवयव हैं इनसे बना है, इसको क्या कहेंगे? पहला स्तंभ C1, ये C2 और ये CN, N यहां पर लिखा है ना, पंक्तियां M, स्तंभ N। तो ये परिभाषा हो गई किसकी? M गुणा N क्रम के आव्यूह की। I का मान 1 से लेके कहां तक है? M तक, 1 से M। J का मान कहां से कहां तक है? 1 से लेके M तक। एक और बहुत अच्छी चीज बताता हूं तुमको, इनका कोई भी मैं ऐसे नंबर बोल दूं ना, जैसे A21, तो A21 का मतलब होता है कि ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का है। ऐसे जाना, कौन मिला? R2, और नीचे जाना कौन मिला? ये किसका है? बोलो, तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। तो ऐसे गए, देखो R3, नीचे गए, तो इनके जो नंबर है वो हवा में नहीं बने हैं, इनके नंबर इनके स्थान से बने हैं। जैसे A23, तो A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो कैसे पढ़ेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब एक उदाहरण देखो। अच्छा, यहाँ आव्यूह का क्रम फिर से लिख दो, ये नोट करना है तुम्हें सारा जो मैंने लिख दिया है ना उसके साथ। आव्यूह का क्रम बराबर क्या होता है? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। ठीक है, एक उदाहरण से और समझे। ये पूरा ऐसे नोट करके नीचे उदाहरण लिखना, तो नीचे लिखोगे इससे समझ जाओगे। तो जैसे मैंने एक आव्यूह ए लिखा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये आयताकार संरचना है। अगर इसके पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तो यही संरचना वर्गाकार हो जाएगी। तो आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी। दूसरी बात, ये वर्गाकार कोष्ठक में लिखा है, इससे पता चलता है कि ये आव्यूह है। ये जो क्षैतिज अवयवों से बना है, ये क्या है? इसकी पहली पंक्ति, और ये क्या है? दूसरी पंक्ति। इसमें पंक्ति है 2 और ये खड़े में है, ये क्या है? तो इसका क्रम यहां लिखे हैं, तो 2 पंक्तियां और 3, तो क्रम क्या हो गया? 2 इंटू 3। अच्छा, 2 और 3 का गुणा करें तो 2 3 6 होता है। तो इसमें अवयव कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव। ठीक है, तो इस तरह से ये इस आव्यूह की जानकारी हो गई। और आव्यूह में लिखे प्रत्येक मान को क्या कहते हैं? आव्यूह का अवयव, एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन है? 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो ये क्या था? थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और यही चीज जब संख्यात्मक रूप में उदाहरण के द्वारा बताते हैं तो स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। क्रम, किसी आव्यूह की कोटि या क्रम एक ही बात होता है, और उसका फॉर्मूला क्या है? जैसे m पंक्तियां और n स्तंभ, तो उसकी कोटि या क्रम क्या होगा? m गुणा n, यानी पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। अगली हेडिंग है यहाँ पे आव्यूहों के प्रकार। कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, कौन से आव्यूह है, उनकी परिभाषा क्या है, वो अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है पंक्ति आव्यूह। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई कठिन इसमें ऐसी बात है नहीं। तो जैसे कि ये उदाहरण देखो, इसमें ये अवयव है A11, A12, A13। तो पंक्ति कितनी है? 1, स्तंभ कितने हैं? 3। तो क्रम क्या हो गया इसका? 1 इंटू 3। अगला नंबर 2, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति आव्यूह जिसमें एक पंक्ति होती है, स्तंभ आव्यूह जिसमें एक स्तंभ होता है। एक स्तंभ कैसे भी बना सकते हो। यहाँ पर पंक्तियां कितनी हैं?
3 और स्तंभ कितने हैं 1, तो इसका क्रम क्या आया 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, 3 इंटू 1 इसका क्रम हो गया। समझ में आ गया। और मैं एक दो उदाहरण बता देता हूं, जैसे एक स्तंभ आव्यूह का उदाहरण और दे दूं और एक पंक्ति का। उदाहरण अपनी तरफ से चाहे जैसे बना सकते हो। पंक्ति आव्यूह का एक उदाहरण मैं लिख देता हूं यहां पे। मान लो आव्यूह ए बराबर, ये भी तो पंक्ति आव्यूह है, इसमें कितनी पंक्ति है 1 और स्तंभ कितने 1 2 3 4। एक स्तंभ आव्यूह का उदाहरण, स्तंभ आव्यूह में क्या होगा, एक स्तंभ आ जाएगा, स्तंभ 1 है, पंक्ति कितनी है 4, स्तंभ 1, तो ये क्या कहलाएगा स्तंभ आव्यूह। ठीक है, ये एक उदाहरण इसमें एक एक दिया, एक एक और मैंने बता दिया। दोनों उदाहरण, ये वाला भी लिख लेना, बगल में ये वाला भी लिख लेना, ऐसे कॉमा लगा के, और ये वाला नोट कर लेना, इसका कॉमा लगा के ये वाला। ठीक है, आव्यूह कोई ज्यादा कठिन नहीं है। क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है, मेरी बात सुनो इधर देखो सभी, अगर आव्यूह की आकृति ऐसे क्षैतिज रूप में है तो वो क्षैतिज आव्यूह होगा, और अगर आव्यूह ऐसे खड़े रूप में आ रहा है तो वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। अब यहां पर एक बात समझनी है तुमको कि अगर ये ऐसे क्षैतिज रूप में जाएगा, बात सुनना मेरी ध्यान से, अगर ये क्षैतिज रूप में जाएगा तो इसमें पंक्तियां ज्यादा होंगी या स्तंभ, देख के बताओ ना अच्छी तरह से। पंक्तियां तो इसमें कितनी है 2 और स्तंभ में 1 2 3, तो स्तंभ ज्यादा हुए कि नहीं। तो क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। बिल्कुल इसी प्रकार हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह समझ लें। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में ऐसे ये ऊर्ध्वाधर रूप में आएगा तो इसमें पंक्तियां क्या होंगी ज्यादा और स्तंभ क्या होंगे कम। तो दोनों परिभाषा ऐसे हो गई कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है तो वो क्षैतिज आव्यूह है, और यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज्यादा है तो वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। बात को समझना है, रटना नहीं है। और मैं समझा ही रहा हूं, रटाने वाली पढ़ाई तो अलग हो जाए। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम तो क्षैतिज आव्यूह, और ज्यादा तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह। और बराबर हो जाए तो, अगर दोनों बराबर हो जाए, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ, तो क्या होगा बराबर हो गए तो 3 ये हो जाए तो वर्ग आव्यूह हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा। है कि नहीं। 2 पंक्तियां हैं 2, तो क्या हो गया वर्ग आव्यूह। आ गया समझ में। तो इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। ये तो व्यापक रूप वाला उदाहरण लिखा है, अब मैं इसका एक और उदाहरण तुम्हें समझाता हूं संख्या के रूप में। तो मान लो हम एक उदाहरण और लिख लें यहां पे कॉमा लगा के, और a बराबर क्या लिख लेंगे 3 2 5 7 4 2। क्या ये क्षैतिज आव्यूह है? इसमें कितनी पंक्तियां हैं 2, स्तंभ कितने हैं 4, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कैसी है कम 2 कम है, स्तंभ 4। इसका उदाहरण देखें। ये स्तंभ आव्यूह क्यों है? इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, क्रम में पहले पंक्तियों की संख्या
फिर स्तंभों की, तो क्रम 3 इंटू 2, पंक्तियों की संख्या ज्यादा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, कर लो। स्तंभों की संख्या बराबर होती है, असमान होगी तो वो कैसा आव्यूह होगा, आयताकार आव्यूह होगा, और अगर बराबर होगी तो वो वर्गाव्यूह। जैसे कि ये उदाहरण में देख रहे हैं, एक उदाहरण और ले लें इसका, b बराबर, और इसमें मैं ले लेता हूं 1 2 3 3 2 1 2 1 3। कैसा आव्यूह है ये, क्यों है वर्गाव्यूह, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, ये हेडिंग नंबर तुम्हारी हो गई 4, हाँ ये हेडिंग नंबर 4 है यहाँ पे, समझ गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है यहाँ पे कि आव्यूह का मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, किसी आव्यूह का मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि जो मुख्य विकर्ण बनेगा वो किस में बनेगा, वर्गाव्यूह में। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण। आयताकार आव्यूह में विकर्ण नहीं बन सकता है। अगर मैं तुम्हें यहां पर एक आव्यूह बना के दिखा दूं तो इसमें विकर्ण खिंच जाएगा, देखना ऐसे कैसे कैसे नहीं बनेगा, विकर्ण बन ही नहीं पा रहा। तो इसलिए आयताकार आव्यूह में विकर्ण नहीं होता है, विकर्ण किस में होता है, वर्ग आव्यूह में। अब मुख्य विकर्ण क्या होता है इसको समझे। मुख्य विकर्ण क्या है कि किसी भी वर्ग आव्यूह में बाईं ओर के LHS की तरफ के ऊपरी सिरे से और दाईं ओर के निचले सिरे के अवयवों से जो विकर्ण बनता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। विकर्ण एक और है इधर, एक और है इधर, दाईं ओर का ऊपरी सिरे से बाईं ओर के निचले सिरे तक 2 विकर्ण है कि नहीं। तो मुख्य विकर्ण किसको बोला जा रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपरी सिरे से और राइट हैंड साइड के निचले सिरे तक जो विकर्ण आएगा किसी भी वर्ग आव्यूह में उसे क्या कहेंगे, आव्यूह का मुख्य विकर्ण। ठीक है, एक और उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, किस क्रम का है ये, वर्ग आव्यूह का क्रम क्या है इसका, 4 गुणा 4। तो अब इसमें जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव क्या क्या होंगे बताओ, यही होगा, बाईं ओर के ऊपरी सिरे से दाईं ओर के LHS के ऊपरी सिरे से RHS के निचले सिरे तक बनने वाले विकर्ण को क्या कहते हैं, आव्यूह का मुख्य विकर्ण। और ये वर्ग आव्यूह में होगा, आयताकार आव्यूह में नहीं होगा। आया समझ में, चलो नोट करो। पहले कौन 2 2 है, 2 रो 2 कॉलम, तो उसे किससे निरूपित करेंगे, I2 से, और I से भी कर सकते हैं। अगर उसका क्रम है 3 इंटू 3 यानी कि 3 रो और 3 कॉलम, तो उसको क्या लिखेंगे, I3। I तो लिख ही सकते हैं, अगर विशेष रूप से I2 लिख दें तो तुम समझ जाना उसका क्रम क्या है, 2 गुणा 2। और अगर सवाल में I3 आ जाए तो 3 गुणा 3, यानी I2 से हम समझ लेंगे कि मुख्य विकर्ण में 1 1 होगा, बाकी अवयव 0 होंगे, है ना, 1 1 बाकी 0। और अगर I3 है तो मुख्य विकर्ण में 1 1 1 और बाकी अवयव 0। ठीक है, इकाई आव्यूह समझ में आ गया। ये द्वितीय कोटि का, ये तृतीय कोटि का। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, 1 1 1 और शेष अवयव क्या हो, 0। तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं इकाई आव्यूह। और निरूपित किससे करते हैं इसे, I से। अच्छा, यहां पर 2 शर्तें लिखी हुई हैं, ये शर्त जरा मैं तुमको समझा दूं। इस शर्त को समझाने के लिए
मैं तुम्हें इसका व्यापक अवयव लिख के दिखाता हूं जरा। व्यापक अवयव A11, A12, A13, ऐसे ही होता है तृतीय क्रम। A21, A22, A23, अगली लाइन में A31, A32, A33। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा ये फॉर ऑल के चिन्ह से अगर परेशानी आ रही हो तो मैं इसको फिर से लिख दूं, Aij बराबर 0 जब I बराबर नहीं है j के, और Aij बराबर 1 जब I बराबर है j। अब ये चीज समझाने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, तो जरा ध्यान देना। मुझे ये बताओ, क्या इन मानों में I और j बराबर है क्या? 1 1 2 2 3 3, यानी हम समझ गए कि मुख्य विकर्ण वाले अवयवों में I और j कैसे होते हैं? बराबर। और इकाई आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ही अवयव क्या हैं? 1 1 1। इकाई आव्यूह में मुख्य विकर्ण है। परिभाषा सुन लो, अगर किसी आव्यूह के हर एक अवयव का मान 0 है, चाहे वो आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, अगर आव्यूह के प्रत्येक अवयव का मान 0 है तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह। सुनो मेरी बात को, मैं क्या जाता है, ठीक है। और इसका हर एक अवयव क्या होता है? याद रखें, क्रम जो है वही रहेगा, क्रम नहीं बदल सकते आप। स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा। तुम सोचो कि जो 0 0 है तो सब 0 हो जाए, एक 0 बना दे, तो एक 0 नहीं बना सकते आप। मान उसमें 6 है तो 6 ही लिखेंगे, पर वो मान 0 होंगे तो उसे बोलेंगे क्या? शून्य आव्यूह है। वर्गाकार में एक वर्गाकार का उदाहरण देके बताता हूं तुमको। मान लो O है, O को डार्क बनाना है, ये 0 मत पढ़ना, 0 ना सवाल के टाइम पे इसको बोला जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तब। तो ये किस कोटि का शून्य आव्यूह है? 2 into 2, 2 रो है और 2 कॉलम। ये वर्ग में है और ये आयत रूप में है। परिभाषा समझ में आई गई होगी कि ऐसा आव्यूह जिसका हर एक अवयव 0 होता है उसे क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह। इसे निरूपित किससे करते हैं? O से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग नंबर 11। हेडिंग नंबर 11 है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह की परिभाषा भी मुख्य विकर्ण से ही परिभाषित होगी। परिभाषा बाद में पढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। ये तुम देख रहे हो मुख्य विकर्ण है, इसमें अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 हो जाएं तो क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 हो जाएं तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। क्या बोल रहा हूं? बोल कि जब मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो 0 नहीं है उनसे क्या निर्मित हो रहा है? एक ट्राइंगल, त्रिभुज। तो ये त्रिभुज ऊपर की तरफ बन रहा है। संख्याओं से बना त्रिभुज नीचे है कि ऊपर है? तो इसलिए क्या कहते हैं? और परिभाषा यह है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0। ठीक इसमें देखें तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में आप फिर देखो मुख्य विकर्ण है, और अगर इसके जो 0 नहीं है उन अवयवों को मिलाया जाए तो तुम्हें क्या बनता नजर आ रहा है? एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ वो ट्राइंगल त्रिभुज बन रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? अब परिभाषा याद करनी है। तो मुख्य विकर्ण के, ये मुख्य विकर्ण हो गया, अगर इसके नीचे के अवयव 0 है तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपर के अवयव 0 है तो, समझ गए? नोट कर लो। जिसमें केवल एक अवयव होता है, केवल एक अवयव होता है, उसे एकल अवयव आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। ठीक है।
उदाहरण क्या, जैसे कि ए बराबर में कोई भी अवयव लिख दिया, एक्स वाई एक ही अवयव है। एक उदाहरण बी लिख दिया 125, इसका क्रम 1 into 1 है, एक पंक्ति एक स्तंभ एक अवयव। ये 125 एक ही अवयव है। इस 125 में और इस 125 में कुछ अंतर है, बहुत अंतर है। ये पंक्ति अवयव है, इसमें एक पंक्ति है, 3 स्तंभ में, इसका क्रम बहुत अंतर है। इसमें तो एकल अवयव अवयव ये होता है। तो अभी तुमने क्या देखा था, बहुत काम का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का बहुत प्रयोग होना है सवालों में। नियम बड़ा सरल है। अब तुम समझ लो कि अवयवों की समानता होता क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समानता का मतलब है दो अवयवों की तुलना। तो कोई भी दो अवयवों की समानता का नियम यह है कि पहली शर्त है उनके क्रम समान होना चाहिए, और दूसरी शर्त है उनके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। दो अवयव अगर बराबर हैं तो उन अवयव का क्रम बराबर होना चाहिए, क्रम या कोटि बराबर होना चाहिए, और उनके संगत अवयव भी समान हो। जैसे यहां पे लिखा है कि ए और बी दो अवयव हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा यहां पे ए 0 2 1 3, और एक मैंने बी लिखा, और एक मैंने सी लिखा। और एक मैंने डी लिखा। ये चार मैंने अवयव लिखे हैं। अब तुम्हें इनमें यह बताना है कि कौन से बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं है। तो तुमने क्या कहा, यहां ए बराबर है बी के, और बराबर है क्या कोई, ए बराबर नहीं है सी, बराबर नहीं है डी, और बी बराबर नहीं है सी, बराबर नहीं है डी। यही तो है। तो अब जो ये बराबर नहीं है वो क्यों नहीं है, पहले मुझे बताओ। ए सी के बराबर क्यों नहीं है? इसका क्रम क्या है, 2 into 2। इसका क्या है, रो कितनी है, कॉलम, और इनका क्या है 2 into 2, 2 into 2, और इसका भी। अब ये बताओ ए और डी क्यों नहीं है बराबर, इनके तो क्रम समान है, अवयव समान नहीं है। एक अवयव भी अलग हो गया तो वो बराबर नहीं होगा। तो बराबर होने की शर्त समझ में आ गई, क्रम समान होना चाहिए और संगत अवयव समान होना चाहिए। आ गया सबको, कर अवयवों का बीजगणित। अब बीजगणित में हम अवयवों में कौन कौन सी संक्रियाएं लगा सकते हैं, बात सुनिए मेरी। देखो, दो संख्याओं का जोड़ना, घटाना और भाग, ये क्या है, बीजगणित। तो जोड़ हो सकता है, घटाना भी हो सकता है अवयवों का, गुणा भी हो सकता है, भाग नहीं हो सकता। अवयवों के भाग की कोई प्रक्रिया नहीं है। अवयवों में 3 संक्रियाएं लगेंगी, अवयवों का योगफल, अवयवों का अंतर और अवयवों का गुणनफल। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अवयवों का योग। बड़ा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दो अवयवों का योग तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो। ए और बी समान क्रम के दो अवयव हैं, तो इनके योग को किससे निरूपित करेंगे, ए प्लस बी से। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है ना, वो मैं क्या बता रहा हूं तुमको, कि ए और बी दोनों अवयव का क्रम कैसा होना चाहिए, समान। ठीक है, जब दो अवयवों को जोड़ना है तो उनका क्रम समान होना चाहिए। और घटाने के लिए ए माइनस बी में ये वाला समीकरण लगेगा। देखो, इसको रहने देना, इसकी जगह ये लिखना, इसको हटा दो, इसकी जगह ये लिखना। अगर ए में से बी घटाना है ना, तो अवयव ए में
जोड़ेंगे ही, बस b की जगह क्या कर देंगे, माइनस b। तो ये प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, अभी उदाहरण भी दूंगा कि दो अवयवों को जो घटाने के लिए क्रम कैसे होने चाहिए, समान। और जोड़ना तो a प्लस बी के द्वारा हो जाएगा, घटाने में भी जोड़ना होगा। घटाने के लिए भी a प्लस माइनस बी, यानी b का चिन्ह बदल देंगे और उसमें अवयव को जोड़ देंगे। कैसे, ये बात अभी इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। देखो, जैसे एक अवयव लिखा a और इसके अवयव हैं 1 2 3 3 2 1, और एक अवयव b ले लिया। इसके क्रम क्या है दोनों के, बताइए। 2 रो हैं, 3 कॉलम, दोनों का क्रम क्या है, समान। 2 इंटू 3। क्या इनको जोड़ा जा सकता है और क्या इनको घटाया जा सकता है? अगर ये लाइन नहीं होती तो ना जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो अब मैं इनका योग कर रहा हूं a प्लस बी। तो अवयव a का मान मैं जोड़ देंगे किसको, b के मान को। b का मान है 1 2 0 0 2 1। अब अवयवों का जो योगफल होता है वो संगत अवयव जोड़ के आता है। संगत अवयव का मतलब है इसके पहले अवयव में पहला, दूसरे में तीसरे में, और चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा, छठवें में संगत अवयव जोड़ते हैं अवयव के। तो इसके संगत अवयव जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखना। 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस और 1 प्लस 1। संगत अवयव जुड़ गए। जोड़ के हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 2 4 3 और 3 4 2। और इसका क्रम क्या आया, वही 2 इंटू 3। जो a का और b का था वही उनके योग का क्रम है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अवयवों का जोड़ना। समझ आया? अब घटाना भी सीख लो। घटाने के लिए ये इसके नीचे ही नोट करना तुम, मैं तो अभी यहां पे कर रहा हूं। तो घटाने के लिए a माइनस बी करेंगे और a माइनस बी का नियम है a का मान रख दो। देख लो नियम अभी, 1 2 3 3 2 1 माइनस b का मान 1 2 0 0 2। तो मतलब क्या है मेरा कहने का, कि घटाना डायरेक्ट नहीं होगा, जैसे सीधा सीधा जोड़ा था ना। समझो इधर ध्यान से, माइनस चिन्ह को कहां भेजो, अंदर। तो पहले ये माइनस इसमें अंदर जाएगा, दूसरे नंबर के अवयव में माइनस का गुणा करेंगे। तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, सारे अवयवों में गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो सबके चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, -1 -2 0। -0 तो 0 ही होता है ना। ठीक है, माइनस चिन्ह का सभी अवयवों में जितने भी है उनमें गुणा हुआ, अवयव के हर अवयव में माइनस का गुणा हो गया। अब सॉल्व करो, अब इनके संगत अवयव जोड़ो। तो 1 -1 आएगा वही, पर प्रक्रिया ये है 2 -2, 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 2 -2 0 0। इसका भी क्रम क्या है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम। तो ये हो गया अवयवों का योग और ये हो गया घटाना। अभी तो ये मैंने सिर्फ तुम्हें उदाहरण के द्वारा समझाया, यही सारी प्रक्रियाएं अभी हमें सवालों में भी करनी है। ठीक है, इसको नोट कर लें। अवयवों के योग के नियम। तो जैसे कि हमने ये देखा कि दो अवयवों का योग कब होता है,
जब उनके क्रम समान हो। यदि दो अवयवों का क्रम, तब उनका योगफल किया जा सकता है, चाहे वो वर्गाकार अवयव हो या वो आयताकार रूप में हो। उनका योगफल संभव है यदि और केवल यदि उनके क्रम समान हो। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अवयवों का जो योग का नियम है वो कौन कौन से नियमों का पालन करता है। जो अवयवों का योग है वो कौन कौन से नियमों को संतुष्ट करता है और किसको नहीं करता है। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, ये क्रम विनिमय नियम होता है। जिस कोई भी दो अवयव हैं उन दोनों का क्रम समान है, तो यदि हम ए और बी को जोड़ें तो ए और बी का जो योग आएगा, और अगर हम उनका क्रम पलट दें, ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, ऐसा करने से अवयवों के परिणाम समान होते हैं। दोनों अवयवों का क्रम बदलने से उनके योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि अवयवों का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कोई भी, जैसे ये नियम था 2+5 = 7 या 5+2 = 7 होता है, ऐसे ही अवयवों के योग के लिए भी ये नियम लागू होता है कि अगर कोई अवयव ए में बी को जोड़े या अवयव बी में ए को जोड़ दें, ऐसा करने से, क्रम बदल कर जोड़ने से उनका जो योग है वो समान रहेगा, बराबर रहेगा। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। सेकंड पॉइंट है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम योग के लिए भी होता है, गुणा के लिए भी होता है, और संख्याओं में भी होता है, सदिश में भी होता है, सम्मिश्र संख्याओं में भी होता है। सभी में साहचर्य नियम के लिए 3 अवयव दिए रहेंगे, कोई भी 3 अवयव जिनका योग हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बी सी 3 अवयव हैं जिनके क्रम समान है। अब इनमें जो योग करने का तरीका है तीनों अवयव का, तो यहाँ पर ए और बी का योग पहले किया, ए और बी का योग करके उसमें अवयव सी को जोड़ें, या फिर ए और बी को पहले ना जोड़कर पहले बी और सी को जोड़ा जाए और उसमें अवयव ए को जोड़ा जाए। तो ऐसा करने से ये योगफल समान आता है, और इस नियम को कहते हैं हम साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। ठीक है। तीसरा नियम है योज्य तत्समक। शून्य अवयव आपको पढ़ाया गया था, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो वो शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव योज्य तत्समक नियम का पालन करता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 8 के थर्ड का एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए एक अवयव ए दिया है और शून्य अवयव ओ है 0 0। अगर हम अवयव ए में ओ को जोड़ लें तो 1 2 3 4 और प्लस इसमें शून्य अवयव जोड़ा, तो इस प्रकार जोड़ने से एक नए अवयव को हम प्राप्त करेंगे 1 + 0 2 + 0 3 + 0 और 4 + 0। जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके ये क्या आ रहा है, वही 1 2 3 4। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए प्लस ओ करने पर ए आया है। इसी प्रकार जब आप ओ में ए को प्लस करेंगे तब भी ए आएगा। तो शून्य अवयव के इस गुण को हम कहते हैं कि शून्य अवयव एक ऐसा अवयव है जिसको किसी दिए गए अवयव में जोड़ने पर वही अवयव मिलता है, और ये योज्य तत्समक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर शून्य अवयव योज्य तत्समक है, ए प्लस ओ प्लस ए इक्वल टू ए होता है। अगली हेडिंग है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम अवयव। योज्य प्रतिलोम जैसा कि 10th क्लास में भी पढ़ा है आप लोगों ने। अगर किसी मान में एक ऐसा मान जोड़ा जाए कि दोनों का योगफल 0 आ जाए, तो ऐसे दोनों मान जिनको जोड़ा जा रहा है उन्हें योज्य प्रतिलोम कहते हैं, एक दूसरे का। अवयव के लिए भी ये नियम लागू है। किसी अवयव ए में -a को जोड़ा जाए या -a में a को जोड़ा जाए, इन दोनों का योगफल 0 अवयव आएगा, और अवयव की इस प्रवृत्ति को मानने वाले जो अवयव हैं उन्हें क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पर a का योज्य प्रतिलोम है -a और -a का योज्य प्रतिलोम है a।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो अवयवों को योग करके शून्य अवयव मिल जाए तो वो दोनों अवयव एक दूसरे के क्या है, योज्य प्रतिलोम। ए का योज्य है, माइनस ए का योज्य प्रतिलोम ए है, क्योंकि दोनों का योग करने पर क्या आ रहा है, शून्य। पांचवा बिंदु है निरस्तीकरण नियम। निरस्तीकरण नियम में क्या होता है कि जैसे कोई तीन अवयव इस प्रकार हैं कि a प्लस बी बराबर a प्लस सी आ रहा है, तो अवयव a से a कट जाएगा और b बराबर c आ जाएगा। इसी नियम को निरस्तीकरण कहते हैं। LHS और RHS में मान लो दो अवयव समान है, तो वो समान अवयव कैंसिल हो जाएंगे और ये हमको मिल जाएगा b बराबर c। इस प्रकार के जो ये नियम है ये निरस्तीकरण नियम कहलाता है। और जो अवयव इस नियम का पालन करते हैं उसके लिए ये वाली शर्त संतुष्ट होनी चाहिए, यानी कोई तीन अवयव हैं जिनका योग किया जा सकता है और उनके लिए a प्लस बी बराबर a प्लस सी हो रहा है, तो a से a काटेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, c। ठीक है। अब हेडिंग नंबर 9 है अवयव का किसी अदिश राशि से गुणा। देखो यहाँ अदिश का मतलब कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, स्वेच्छाचर हो सकता है। स्वेच्छाचर कौन से होते हैं, जैसे कि 1 2 3 ये स्वेच्छाचर है। और निरपेक्षाचर कौन से होते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के लेटर होते हैं ABC, उन्हें निरपेक्षाचर कहते हैं। तो यहाँ अवयव का किसी भी स्वेच्छाचर से या निरपेक्षाचर से गुणा करो, किसी भी कांस्टेंट से अदिश से गुणा करें तो कैसे होता है। जैसे अवयव A है, व्यापक अवयव AIJ है, उसका क्रम है m गुणा n। तो अगर इसमें हमने k का गुणा किया ना, k a इक्वल टू k, तो इस k का गुणा सभी अवयवों में हो जाएगा। AIJ बराबर क्या आएगा, a इक्वल टू k का गुणा सभी अवयवों में होगा, A12 में, ऐसे सभी अवयवों में होगा। इसको उदाहरण से समझें, उदाहरण के द्वारा समझें, बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए एक अवयव ए दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसमें किसी अदिश राशि का गुणा किया के का, दोनों पक्षों में के का गुणा करें, तो किसी अदिश राशि से जब अवयव में गुणा होता है के ए, तो इसका गुणा सभी अवयवों में हो जाएगा। तो के ए की वैल्यू आएगी के 2 के 3 के 3 के, और क्रम वही रहता है 2 गुणा 3, तो इसका क्रम भी हो जाएगा 2 गुणा 3। ये अवयव का किसी अदिश या नियतांक से गुणा करते हैं, उसकी प्रक्रिया ये बताई गई। ठीक है। अब आ जाइए अवयवों का गुणनफल। अगर कोई दो अवयव हमको दिए जा रहे हैं तो हम गुणा कैसे करेंगे। देखो बेटा, हमने अवयवों का जोड़ना सीखा, क्रम समान होना चाहिए। घटाना सीखा, जोड़ने की तरह ही क्रम समान होना चाहिए। अब अवयवों का गुणा कैसे होता है, तो इसकी सबसे जरूरी शर्त यह है कि मान लो जिन दो अवयवों का गुणा करना है ए और बी का, तो यहाँ पे लिखा है कि पहले अवयव में जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। ऐसे समझ लें कि एक अवयव ए दिया है जिसका क्रम है m इंटू एन, और एक अवयव बी दिया है जिसका क्रम है p इंटू। तो a और b का गुणनफल a भी संभव होगा अगर n और p बराबर हो। a और b का गुणा, दो अवयव a और b का गुणनफल a भी तभी संभव होगा जब a बराबर p, यानी अंदर अंदर के मान समान होना चाहिए। जो भी क्रम है आप लिख लो, पहले अवयव का क्रम पहले, दूसरे अवयव का क्रम बाद में, और अंदर अंदर के मान समान है तो उनका गुणा हो सकता है। और गुणा करके जो अवयव आएगा उसका क्रम आएगा बाहर बाहर वाले मानों से। ये बाहर बाहर वाले मानों से हमें मिलेगा जो गुणनफल होके अवयव आएगा, यानी अवयव ए बी जो गुणा होके आ रहा है
उसका क्रम हो जाएगा m इंटू क्यू। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझ ले, एक उदाहरण के द्वारा समझ ले कैसे गुणा होता है। जैसे एक आव्यूह ए दिया है, 1 2, और एक आव्यूह बी दिया है। अब इनके क्रम क्या है? इसका क्रम है 2 इंटू 3, और बी का क्रम क्या है? 3 इंटू 2। तो देखो ये अंदर अंदर वाले मान समान है, गुणा हो जाएगा। अब गुणा करके जो ए बी का क्रम आएगा, वो बाहर बाहर वाले मानों से आएगा, यानी 2 इंटू 2। और 2 इंटू 2 क्रम का अगर मैं एक अवयव लिखूं तो उसके व्यापक अवयव यही होते हैं क्या? A11 A12 A21 और A22। अब यदि A का गुणा मैं B से करता हूं तो मुझे इन्हीं नंबर के हिसाब से गुणा करना होगा। A11 में पहला मान रो का है, दूसरा कॉलम का। तो अगर हम A का गुणा B से करेंगे, आप भी A का मान लिख देंगे, B का मान लिख देंगे। तो गुणा का नियम ये कहता है कि आप रो को घुमा के कॉलम पर रख दो। सबसे पहले पहले अवयव की रो ले लें और उसको कॉलम पे रखें, फिर दूसरा कॉलम है तो दूसरे पे रखें, तीसरा कॉलम है तो तीसरे पे रखें। जब तक कॉलम खत्म नहीं होते जाने हो जाए तब तक रो को कॉलम पर रखते जाएं। एक बार रो कॉलम पर रख जाएगा, उसके बाद दूसरी रो को लेके फिर पे दो हैं तो दोनों पे एक एक करके क्रमागत, 3 कॉलम है तो पहले C1 पे, फिर C2 पे, फिर C3 पे। ये नियम भी यही कहता है। A11 यानी पहली रो पहले कॉलम पर, A12 पहली रो दूसरे कॉलम पे, A11 फिर से समझे, A11 पहली रो पहले कॉलम पे, A12 पहली रो दूसरे कॉलम पे, फिर A21 दूसरी रो पहले कॉलम पे, और A22 दूसरी रो दूसरे कॉलम पे। और जो अवयव जिस जगह आ रहा है उसी जगह मान लिखा जाएगा। तो गुणा करने की ये प्रक्रिया बहुत आसान है। इसमें एक बात और भविष्य के लिए ध्यान रख सकते हैं कि मान लो कभी ये क्रम अंदर अंदर के मान लिख के चेक नहीं करना है, तो आप रो को घुमा के कॉलम पे रखो। अगर रो कॉलम पे बराबर बराबर फिट हो रहा है, इधर 3 अवयव हैं इधर भी 3 है, या इधर 2 अवयव होते इधर भी 2 होते, हर अवयव एक अवयव पहले दूसरे पे तीसरा तीसरे पे आ रहा है तो गुणा हो जाएगा। लेकिन यदि पहले आव्यूह में रो और दूसरे आव्यूह में कॉलम में से किसी के भी अवयव कम ज्यादा हो जाएं तो ऐसा गुणनफल संभव ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब गुणा करते हैं। रो को कॉलम पर फिट हो रहा है, बढ़िया, 1 का 1 में हो जाएगा, प्लस 2 का 2 में हो जाएगा, प्लस 1 का 3 में हो जाएगा। ये हमने R1 को रखा C1 पे, R1 पहले कॉलम पर आ चुका है, अब R1 दूसरे कॉलम पे आएगा, तो 1 का 3 में, प्लस 2 का 2 में, प्लस 1 का 1 में। R1 के बाद बारी आती है R2, तो R2 को 3 इंटू 1, 1 इंटू 2 और 3 इंटू, ठीक है। R2 C1 पे आ गया, अब R2 C2 पर रखेंगे, तो R2 C2 पर रखेंगे तो 3 इंटू 3, 1 इंटू 2, 3 इंटू 1। सॉल्व करें, 1 4 3, 3 4 1,
3, 2, 9 और 9, 2, 3। सॉल्व कर लें इसको। ऐड करके आ रहा है 8, 8, 14, 14 और इसका ऑर्डर भी आ रहा है 2 × 2। तो इस तरह से कोई भी दो अवयवों का गुणा करना हो तो रो को कॉलम पर, एक ही नियम है, रो ऑन कॉलम। R1 को C1 पे रखा, फिर R1 को C2 पे रखा, फिर R2 को C1 पर रखा और फिर R2 को C2 पर रखा। इस तरह से पहले अवयव का पहले में गुणा, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम पे रखा। इसी प्रकार दूसरी रो पहले कॉलम पे और दूसरी रो दूसरे कॉलम। और इसका क्रम भी वही आया है। अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे क्रम लिखा था 2 × 2। ठीक है, ये हो गया अवयवों का गुणनफल। दो अवयवों के गुणा करने का ये तरीका है। इस तरह से और एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें अवयवों के गुणनफल की प्रैक्टिस होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है अवयवों का रेखीय संचय। वैसे हेडिंग पर आधारित कोई भी सवाल एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ के चलेंगे। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यह अवयवों का रेखीय संचय होता क्या है? रेखीय संचय 3 अवयव का भी हो सकता है, 4 अवयव का भी हो सकता है, कितने भी अवयव का हो सकता है। 3 या 3 से ज्यादा अवयवों के रेखीय संचय करने की प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए कि ABC समान क्रम के 3 अवयव हैं। यहाँ 2 नहीं आएगा बेटा, 3 आएगा। ये समान क्रम के 3 अवयव हैं और x और y दो अदिश राशियां हैं। ये स्मॉल x आएगा यहाँ पर, स्मॉल x। ठीक है, इसमें हम करेक्शन करा देंगे फाइल में। 3 करेक्शन होंगे यहाँ पे। यदि ABC समान क्रम के 3 अवयव हैं तथा स्मॉल x और स्मॉल y दो अदिश राशियां हैं, दो अज्ञात मान है, तो फॉर्मूला क्या होगा? A का रेखीय संचय B और C के पदों में, A का B और C के पदों में रेखीय संचय, के पदों में रेखीय संचय। तो फॉर्मूला हो जाएगा A = एक अवयव एक चर के साथ ले लेंगे, अदिश के साथ, x इंटू ए, B लेंगे, B प्लस y इंटू सी। अगर इसी में B का A और C के पदों में रेखीय संचय करना, A और C के पदों में B का, तो फॉर्मूला हो जाएगा B = x इंटू ए प्लस वाई इंटू सी। इसी तरह से C का A और B के पदों में करना है, तो C का A और B के पदों में रेखीय संचय क्या हो जाएगा? C = x इंटू ए प्लस वाई इंटू। कहने का मतलब है जिस अवयव को रेखीय संचय में व्यक्त करना है वो LHS में रहेगा और जिनके पदों में करना है वो RHS में रहेंगे। ऐसे A का अगर BCD में करना है तो x इंटू बी प्लस वाई इंटू सी प्लस जेड इंटू डी। इस तरह से यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह C1 C2 C3 भी ले सकते हैं, कोई भी अननोन वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया रेखीय संचय का। क्वेश्चन इसमें कैसे आता है कि एक अवयव ए का मान दे देंगे, 3 अवयव दे देंगे आपको ABC, और उसमें से आपको बोल देंगे कि ए को बी और सी के पदों में व्यक्त कीजिए, या बी को ए और सी के पदों में व्यक्त कीजिए, या सी को ए और बी के रेखीय संचय में। तो जिसको व्यक्त करना है वो LHS में रहेगा और जिनके पदों में करना है वो RHS में रहेंगे। इसको लिखने का मेथड 1 अननोन, उसके साथ में सेकेंड मैट्रिक्स, फिर अनदर अननोन, उसके साथ में थर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ रेखीय संचय के।
अगला, अगली हेडिंग है आव्यूहों का गुणनफल कौन कौन से नियम का पालन करता है। तो पहली हेडिंग इसमें यह है कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम में नियम का पालन नहीं करता है। याद रखो, इसको चेक करेंगे उदाहरण को। उदाहरण है 12 के फर्स्ट के लिए। 12 के फर्स्ट के लिए कि जैसे एक आव्यूह ए का क्रम है 3 × 2 और एक आव्यूह बी का क्रम है 2 × 3। अब अगर हम ए बी का क्रम यहां पे निकालेंगे, ए बी का क्रम, तो ए का 3 × 2 है और बी का 2 × 3 है। तो बाहर बाहर वाले से ए बी का क्रम क्या आ जाएगा, 3 × और अगर हम बी ए का क्रम निकालेंगे तो बी पहले आएगा फिर ए आएगा, 2 × 3 और 3 × 2। तो ये बाहर बाहर वाले से इसका भी आ जाएगा 2 × 2। अब आप क्या देख रहे हो कि इनके क्रम ही बराबर नहीं आ रहे, यानी ए बी का क्रम अगर बी ए के बराबर नहीं है, सकते हैं कि आव्यूह ए बी बराबर नहीं होगा बी ए के। लेकिन कभी कभी ये बराबर हो भी जाते हैं अगर वर्ग आव्यूह होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। तो नियम तो तभी बनता है जब वो नियम हर परिस्थिति में लागू हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर पहले बिंदु को हम कह सकते हैं कि दो आव्यूहों का गुणनफल क्रम में नियम का पालन नहीं करता है। जबकि हम जानते हैं संख्याओं में होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो 10 आएगा, फिर 5 का 2 से करो तो भी 10 आएगा, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। ये मैंने चेक करके बता दिया। इसमें दूसरा बिंदु है साहचर्य नियम। ये साहचर्य नियम का पालन करता है। इसको हम एक्सरसाइज में प्रूव भी करेंगे। अगर आप ए का इंटू बी से कर रहे हैं और फिर उसमें सी का मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले बी और सी का इंटू करके फिर ए का मल्टीप्लाई करें, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। इसी नियम को साहचर्य नियम कहते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले योग के लिए भी बताया था। तीसरा है वितरण नियम। इसमें ब्रैकेट खुल जाता है। अगर आव्यूह ए का बी में और सी में मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है ब्रैकेट में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और चौथा बिंदु है ए का किसी इकाई आव्यूह से गुणा करें या किसी इकाई आव्यूह का ए से गुणा करें, उसका रिजल्ट क्या आता है, ए। एक इसमें पांचवा पॉइंट और हम लिख देंगे, यदि दो आव्यूहों का गुणनफल, यदि दो आव्यूहों का गुणनफल शून्य आव्यूह है, तो दोनों आव्यूह तो यह नहीं, तो दोनों आव्यूह शून्य आव्यूह हो भी सकते हैं और नहीं भी। दोनों आव्यूह शून्य आव्यूह हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसको समझ लेंगे एक उदाहरण से। मान लीजिए एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी है। ये दोनों शून्य आव्यूह नहीं है। यहाँ ए बराबर नहीं है ओ, और बी का मान भी शून्य आव्यूह नहीं है, क्योंकि हर एक अवयव। अब हम ए का गुणा बी से करें, तो भी जीरो ले लेते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी किया हमने, रो ऑन कॉलम
मल्टीप्लाई करके R1 को C1 पर रखा 1 + 0, R1 को C2 पर 0 + 0, R2 C1 पर 0 + 0, R2 C2 पर 0 + 0। इसके सभी अवयव क्या हैं? R1 को C1 पर रखेंगे तो भी 0 आएगा। तो इसके सभी अवयव क्या हैं? शून्य अवयव। यानी यहाँ ए बी इक्वल टू ओ आया है, ए बी इक्वल टू ओ आया है। यहाँ ए बी इक्वल टू ओ आया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ए और बी में से कोई भी शून्य अवयव नहीं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दो अवयवों का गुणनफल शून्य अवयव होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों अवयव जीरो हो या उन दोनों में से एक जीरो हो। अगर वो दोनों जीरो नहीं है, सभी अवयव जीरो नहीं है, दोनों अशून्य अवयव हैं, तब भी गुणनफल शून्य अवयव आ सकता है। ठीक है, जबकि संख्याओं में ऐसा नहीं होता है। दो संख्याएं लो, कोई भी दो संख्याओं का गुणा करो तो एक संख्या जीरो होना चाहिए कम से कम, तभी वो गुणा जीरो आएगा। पर अवयव में ऐसा नहीं होता। अगली हेडिंग बहुत सरल है, अवयव की धनात्मक पूर्णांक घात है। पूर्णांक घातों का मतलब है धनात्मक पूर्णांक होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो अगर अवयव पर कोई भी ऐसी पावर लगी है तो यहां पर एक बात समझें, जैसे कि मान लीजिए एक अवयव ए का मान है 1 2 3। अगर आप ये सोचते हैं कि A² हमको निकालना है तो सभी संख्याओं का हम स्क्वायर कर दें, ऐसा कोई नियम, तो ये सॉल्व होके आएगा 14994। अब अगर मैं इस तरीके से A² निकालूं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो बार, 1 2 3 3 2 1, इसके लिए A² मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ ले लेते हैं ए को, ये वाली चीज हटा देते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होता ना, नहीं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आ गया। अब एक टू एक किया हमने, तो R1 on C1, R1 on C1 1 + 6, R1 on C2 2 + 4, R2 on C1, R2 on C2, तो ये आ गया 7 6 9 और 10। क्या ये इक्वल आया? जबकि आप जानते हो कि किसी का भी स्क्वायर का मतलब है उसका दो बार मल्टीप्लाई, और दो बार मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर के इक्वल आती है, तब उसको स्क्वायर बोलते हैं। आया है स्क्वायर, इससे आया है x × x होता है। पहले x² नहीं आया था कि उसको x × x लिखा। तो जब हमने ये चीज की है तो हमारे समझ में आ गया कि ये जो मेथड है ये गलत है। हम पावर नहीं लगा सकते मैट्रिक्स में। अगर हमको A² निकालना है तो उसके लिए हमको मैट्रिक्स A का इंटू करना होगा। तो इससे ये रूल बन के आया कि मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के लिए A का मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। क्यूब निकालना है तो A² × A की पावर 4 है तो A³ × A भी कर सकते हैं, और A² × A² भी कर सकते हैं, ये भी ठीक। ठीक है, ऐसे ही A की पावर n निकालना है तो A की पावर n-1 × A कर सकते। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए, ये धनात्मक पूर्णांक घाते हो गए। A+B के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, अगर आप सोचते हैं कि A+B का होल स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं होता है ऐसा। A+B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + AB + B है। उसका रीजन क्या है कि अगर आप A+B का होल स्क्वायर निकालो तो इसका मतलब है A+B का इंटू A+B से। अब मल्टीप्लाई किया
ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए और बी इंटू बी। अब ए बी और बी अगर इक्वल होते तो ऐड हो जाते। एल्जेब्रिक टर्म में ऐसा होता है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ए बी और बी ऐड नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बन के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। सेम फॉर्मूला माइनस के लिए भी है, और जब ए प्लस बी का इंटू ए माइनस बी से करते हैं तो ये आता है। तो ये तीनों टर्म जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। ध्यान रखना है यहाँ ए बी से बी ए कटेगा नहीं, मैट्रिक्स है, इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करने की वजह से ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, तो आप ए बी और बी ए को ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इस वजह से ये आव्यूह के लिए होल स्क्वायर वाले ये फॉर्मूले अलग होते हैं, इनको ध्यान रखें। अगर याद नहीं रहते हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला। ठीक है, ये इसके हेडिंग नंबर 13 हो गई। आव्यूह का जो परिवर्त आव्यूह है उसको इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ट्रांसपोज का पहला लेटर क्या है? टी। तो इसलिए इसे प्रदर्शित करने की या तो ए पे पावर क्या लगा दो टी, या ए पे क्या लगा दें डैश। अब इसको निकालते कैसे हो, इसकी परिभाषा क्या है? कोई भी आव्यूह पंक्ति और स्तंभों से मिलके बनता है। अगर तुम किसी भी आव्यूह की पंक्तियों को, सभी पंक्तियों को किस में लिख दो? स्तंभों में, तो ऐसा करने से जो आव्यूह बनता है उसे क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह। जैसे यहां पर देख सकते हैं, एक उदाहरण हमने लिया हुआ है। आव्यूह ए में व्यापक अवयव है A11, A12, A13, A21, A23, A31, A32, A33। ये रो में है कि नहीं है? पंक्ति में है। अगर हम इसकी ये पंक्तियों को तीनों को क्या बना दें? स्तंभ बना दें, कॉलम बना दें, तो रो को कॉलम बनाने से जो आव्यूह बनेगा उसे क्या कहोगे? परिवर्त आव्यूह। जैसे ए का परिवर्त ये क्या है? ए डैश। तो देखें जरा, क्या R1 को C1 बना दिया है? A11, A12, A13, समझे? R2 को कैसे लिख दिया? C2 में। देख लो, चेक कर लो, A21, A22, A23। और R3 को कैसे लिख दिया है? C3 में। A31, A32, A33। तो किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह। एक और अच्छी चीज बता दूं तुमको कि अगर इसमें तुम देख रहे हो कि हमने पंक्तियों को क्या बनाया? स्तंभ। अपने आप पंक्ति बनता है, जैसे A11, A21, A31, ये आ गए। कैसे आ गए? ये किस में है? स्तंभ में। और आगे कैसे? एक उदाहरण से और समझा देता हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। मान लो एक आव्यूह ए है, वर्गाकार आयताकार रूप में हो सकते हैं ये परिवर्त आव्यूह। इसका क्रम बताएंगे मुझे? रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। तो देखो बच्चों, ए का परिवर्त आव्यूह किससे निरूपित करेंगे? ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश या ए की पावर टी। तो मैं ए की पावर टी से निरूपित कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और नियम क्या कहता है इसका? कैसे आएगा ए की पावर टी का मान? इसके रो को क्या बना दें? तो ये 1 2 3 रो में है, ये क्या, और ये 4 5 6 बन गया रो का कॉलम। इसका क्रम बताओ क्या है? रो है 3, कॉलम है 2। तो तुमने देखा क्रम पलट गया कि नहीं? अगर किसी आयताकार आव्यूह का तुम परिवर्त लेते हो तो उसका क्रम क्या होगा? पलट जाएगा। 2 इंटू 3 है, वो पलट कर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 हो जाएगा। और अब ये भी देख लो तुम कि मैंने रो को कॉलम में बनाया था, तो देखना तुम कॉलम रो बन गए हैं क्या? 1 4 2 5 3 6। तो एक ही बात है, तुम रो को चाहे कॉलम में बदल दो, चाहे कॉलम को रो में। किसी एक को बदलोगे तो दूसरा अपने आप बदल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या सभी को? ठीक है, ये किसकी परिभाषा थी?
परिवर्त अवयव। अब जरा अगली हेडिंग देखें, परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव के गुण तुम्हें याद करने हैं अच्छे तरीके से, और ये जितने भी गुण तुम देख रहे हो ये सभी हम सवालों में सिद्ध करेंगे। जो प्रश्नावली 3.3 आएगी उसके क्वेश्चन में ये सभी प्रूफ करने को आएंगे चार। ठीक है, तो पहला गुण क्या है? परिवर्त अवयव का परिवर्त कर दो तो वही अवयव आ जाता है। जैसे तुमने रो के कॉलम बनाए और फिर परिवर्त करने के लिए कॉलम का रो बनाया तो वही अवयव मिल जाएगा कि नहीं? चेक कर लो, ना मानो तो। जैसे ये ए का परिवर्त हो गया, अब मैं इसका दोबारा से परिवर्त करूं तो ये रो को कॉलम में बनाया, फिर ये रो को कॉलम में, फिर रो को, तो जब परिवर्त का फिर से परिवर्त करते हैं तो वही अवयव आ जाता है। सही है, समझ गए ये गुण। दूसरा गुण क्या कह रहा है? क्या प्लस, ये प्लस का गुण है ये वाला, माइनस का ये वाला, मल्टीप्लाई का यहाँ पे जोड़ वाला, घटाने वाला और गुणा वाला। बड़े सरल है। प्लस और माइनस में परिवर्त अंदर चला जाता है, जा रहा है। ए प्लस बी का परिवर्त प्लस में और माइनस में अंदर गया तो ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त और ए का परिवर्त माइनस ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। थोड़ा तुम्हें बोलने में भी आदत डालनी पड़ेगी कि परिवर्त बोल दो चाहे ट्रांसपोज बोल दो, है ना। क्या है, हिंदी मीडियम वाला थोड़ा सा इंग्लिश चलता है ना लेके, तो उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाता है। और ये क्या है, इसमें भी परिवर्त अंदर तो जा रहा है, पर यहाँ एक खास बात हो गई है। कौन सी वाली? ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त ए परिवर्त, यानी ये क्या रिवर्स हो गया है ना। अगर मैं कॉमा लगा के तुमसे एक और पूछता हूं, ये तुम नोट भी करना, ए बी सी का परिवर्त करें तो क्या लिखेंगे बताइए? सी का परिवर्त, बी का परिवर्त, ए का परिवर्त। आ गई बात समझ में? और इसमें एक प्रॉपर्टी और लिख लें नंबर 5 पे, कोई कांस्टेंट ए है और उसका अवयव में गुणा हो रहा है और परिवर्त करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अवयव ए का परिवर्त रहेगा। यानी के का गुणा करके परिवर्त करो चाहे परिवर्त करके के का गुणा करो, बात एक ही है, रिजल्ट वही आएगा। यहां के क्या है? के क्या है? यहां के एक नियतांक है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ठीक है, इसको दोनों को नोट कर लें। अगली हेडिंग क्या है इसमें देखिए, नंबर 16 है कुछ विशेष प्रकार के अवयव। तो अवयवों के मैंने तुम्हें 12-13 प्रकार बताए थे। पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्ग अवयव, है ना, विकर्ण अवयव, अवयव का मुख्य विकर्ण आदेश अवयव, शून्य अवयव, इकाई अवयव। ये जो दोनों प्रकार के हैं, कैसे अलग प्रकार के? एक है सम्मित अवयव और एक है विषम सम्मित अवयव। एक बात समझ लें कि सम्मित या विषम सम्मित के लिए तुम्हें परिवर्त पता होना चाहिए। तो परिवर्त तो तुम सभी जान गए अब कि रो का कॉलम बना दो या कॉलम का रो बना दो, अवयव क्या बन जाता है? परिवर्त बन जाता है। तो अगर हम सम्मित अवयव की जांच करना चाहते हैं तो वर्ग अवयव ए सम्मित कब होगा? जब ए का परिवर्त बराबर ए आ जाए। किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव करो और अगर उसी अवयव के बराबर आ गया तो क्या कहोगे उसको? सम्मित अवयव। ऐसे ही नंबर 2 पे क्या हेडिंग डली है? विषम सम्मित अवयव। कोई अवयव विषम सम्मित कब होगा? अगर आप वर्ग अवयव ए का परिवर्त करें ए ट्रांसपोज और वो क्या आ जाए? माइनस में ए आ जाए तो वो क्या होगा? विषम सम्मित। हो गई परिभाषा कि चाहे सम्मित करना हो चाहे विषम सम्मित,
हम क्या करेंगे, अवयव का परिवर्त। और अगर ए का ट्रांसपोज बराबर ए आ रहा है तो क्या है, सम्मित। और ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आए तो, और सरल भाषा में बताऊं तो किसी भी अवयव का परिवर्त उसी अवयव के बराबर है तो सम्मित, और माइनस चिन्ह के साथ उसके बराबर आ रहा है तो। अब तुम बताओ, ए बी अगर विषम सम्मित है तो फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर अवयव ए बी विषम सम्मित है तो सूत्र बोल के बताएं कि मुझे क्या बनेगा। ए बी का परिवर्त ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए बी, तो क्या हुआ, विषम सम्मित। तुम बना नहीं पा रहे, फॉर्मूला तुमने रटने वाली चीजें सीखी हैं। मैंने इस ए की जगह ए बी कर दिया, तुम चक्कर खा गए, कंफ्यूज हो गए, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने ये बताओ, मैं कहता हूं पी क्यू प्लस आर एस एक अवयव है और इसको विषम सम्मित करना है या सम्मित करना है, तो तुम क्या करोगे, फॉर्मूला क्या बनाओगे। अगर इसका परिवर्त ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए तो ये क्या है, क्या है, सम्मित अवयव। और अगर इसका परिवर्त सिद्ध करवा दें हल करके, माइनस में इसके बराबर करवा दें तो क्या होगा, विषम सम्मित। तो अवयव का परिवर्त उसी के बराबर तो सम्मित, और माइनस में उसके बराबर तो। ऐसे मैंने ए बी का बोला ना, तो ए बी का परिवर्त सम्मित कब होगा, ए बी सम्मित कब होगा, जब ए बी का परिवर्त बराबर, और विषम सम्मित कब होगा, परिवर्त बराबर तो विषम सम्मित। अभी भी नहीं समझे क्या, समझ गए, ठीक है। दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई। सम्मित की ए ट्रांसपोज बराबर ए, विषम सम्मित की ए ट्रांसपोज बराबर माइनस। कुछ विशेष परिणाम लिखे, इनको तुम्हें याद करना है, ठीक है। जैसे पहला परिणाम ये है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि अगर ए और बी विषम सम्मित अवयव हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होंगे, विषम सम्मित। और ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सम्मित। और ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सम्मित अवयव, ठीक है। और दूसरी शर्त ये ज्यादा काम की है, इसको याद कर लेना। यदि ए कोई वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सम्मित। याद कर लो, अगर ए वर्ग अवयव है तो ए और ए के परिवर्त किसी अवयव और उसके परिवर्त का योग क्या होगा, सम्मित। अंतर क्या होगा, तो मैं ये दोनों याद करने, ये तो क्वेश्चन करा देंगे हम इसके, तो इसके प्रश्नावली में सवाल आएंगे वो कर लेंगे, उससे आ जाएगा। ये दोनों याद करो। कैसे याद करोगे, कोई अवयव दिया है वर्ग अवयव, तो उसके परिवर्त को जब उसमें जोड़ोगे तो, और घटाओगे तो। ऐसे मैं कह रहा हूं अवयव बी के लिए फॉर्मूला बनाओ, सम्मित का और विषम सम्मित का, तो क्या बनेगा, बी प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, सम्मित। और बी माइनस बी ट्रांसपोज। अभी समझे कि नहीं समझे, किसी अवयव में उसी के परिवर्त को अगर जोड़ा जाए तो और घटाया जाए तो, ये परिणाम है, फॉर्मूला है, याद कर लेना इसको, ठीक है। समझ आ गई है, इनको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चेक कर लिया करो कोई गलती तो नहीं हो गई है लिखने में। देखें ये तो एक ही फॉर्मूला है, जरा समझेंगे सभी स्टूडेंट। इस फॉर्मूले पर आधारित सवाल आ चुका है बोर्ड परीक्षा, कई बार, 2-3 बार रिपीट ये बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है कि एक दिया गया अवयव है कोई ए, और इस वर्ग अवयव का एक सम्मित और एक विषम सम्मित अवयव के योग के पदों में मान क्या होगा, है ना। किसी वर्ग अवयव ए का एक सम्मित और एक विषम सम्मित के अवयव के योग के पदों में मान। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, ए बराबर 1/2 ब्रैकेट में
ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अभी थोड़ी देर पहले तुमको क्या बताया कि आव्यूह में उसका परिवर्त जोड़ दें तो ये कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह कहलाता है कि नहीं? और घटा दें तो अब तुम मुझे बताओ कि आव्यूह ए का ये जो मान लिखा है, एक सममित है और बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ है? प्लस। तो वर्ग आव्यूह का एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के पदों में निरूपण यही होगा। फॉर्मूला याद कर लोगे कैसे? आव्यूह ए बराबर 1/2 ब्रैकेट ए प्लस ए का परिवर्त ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा, मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं कि ये मान ए का ऐसे लिखा जा सकता है, तभी तो लिखा है। कैसे? अगर मैं ए बराबर ए लिख दूं और 2 का गुणा कर दूं तो 2a, या इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर लें तो 1/2 इंटू 2a लिख सकते हैं क्या? और 2a को ऐसे लिख लें a प्लस ए, लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं कोई मान जोड़ूंगा तो घटाना भी पड़ेगा, सही है? ए का को जोड़ दिया और घटा दिया। अब 1/2 का इन दो मानों में गुणा करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसमें कोई परेशानी तुमको और इस बात से भी नहीं होनी चाहिए 1/2 का गुणा किस में किया है? तो बताओ तुम, यही वाला मान आया कि नहीं? तो ये मैंने तुम्हें ए का मान ऐसे बना के दिखा दिया। ये ए का मान इन दो पदों में आ रहा है जिनमें से एक क्या है? सममित। एक क्या है? और दोनों के बीच में योग लगाए। ये मैंने बना के दिखा दिया है, पर सवाल इस फॉर्मूले से हुआ करेंगे। इतनी बात समझ पाए क्या सभी? समझ गए? ये तुम्हें पूरा ही नोट करना होगा। ये फॉर्मूला बॉक्स में रखोगे ऐसे। देखो, अगली हेडिंग है व्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन से होते हैं? तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह वे आव्यूह हैं जिनका व्युत्क्रम निकाला जा सके। किसी आव्यूह का व्युत्क्रम, जैसे आव्यूह ए है तो ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम किससे निरूपित करेंगे? -1 यानी ए इनवर्स। इसको ए इनवर्स पढ़ेंगे तो ए इनवर्स ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है। और यहां पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब वे आव्यूह हैं जिनका व्युत्क्रम निकाला जा सके। तो किसी आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने की शर्त क्या है? किसी आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने की शर्त यह है कि अगर उसका एक दिए गए आव्यूह से गुणा करें या उसका क्रम बदलकर गुणा करें, उनका गुणनफल क्या आएगा? आई आएगा। अगर ए का आव्यूह बी से या बी का ए का गुणा बी से या बी का गुणा ए से करें और वो क्या है? इकाई आव्यूह आई, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे? एक दूसरे का व्युत्क्रम। ठीक है? बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं और इसे इनवर्स से निरूपित करते हैं। तो आव्यूह एक क्या? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और समझ लो, जैसे कोई संख्या है 2, तो तुमने 2 का अगर गुणन प्रतिलोम कभी पढ़ा हो 6वीं 7वीं 5वीं क्लास में, तो 2 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है? 1/2। या 1/2 का अगर गुणन प्रतिलोम पूछे तो वो भी तुमने क्या पढ़ा है? 2। तो 2 का गुणन प्रतिलोम 1/2 और 1/2 का गुणन प्रतिलोम, क्योंकि इनका अगर गुणा करें तो क्या आ रहा है? तो ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम। यही संख्या वाली बात मैं आपको बेटा आव्यूह से समझाना चाह रहा हूं
कि अगर अवयव ए का गुणा बी में हो रहा है और बी का गुणा ए में हो रहा है, और आ क्या रहा है, आई, तो ऐसे दो अवयव जिनका गुणा करने पर क्या प्राप्त होता हो, आई, उनमें से एक अवयव दूसरे का क्या होगा, व्युत्क्रम, दूसरा अवयव पहले का क्या होगा, व्युत्क्रम। यहां पे अच्छा एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं था कि 2 व्युत्क्रम था 1/2 का, दोनों ही व्युत्क्रम है एक दूसरे के एक है दूसरे का, सही बात है ना, 2 1/2 का व्युत्क्रम और 1/2, यही बात तो मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि अगर ए और बी का गुणा कर रहे हैं, ए का बी से और बी का, और गुणा करके क्या आ रहा है, आई, आई जानते हैं इकाई अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में 1 1, मुख्य विकर्ण में 1 1 और बाकी अवयव, तो उसे क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं, इतना तो जानते हैं ना। तो बस ऐसे दो अवयव जिनका गुणनफल इकाई अवयव आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, और यहां पर ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट को भी समझ लें। पहला पॉइंट तो यह है कि आयताकार अवयव संभव नहीं है, नहीं होता है, याद रखना। अगर कोई अवयव आयताकार है तो उसका व्युत्क्रम नहीं होगा, व्युत्क्रम के किसका होगा फिर, बिल्कुल सही, वर्ग अवयव का ही होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर अवयव बी अवयव ए का व्युत्क्रम है तो ए अवयव बी का व्युत्क्रम होता है, दोनों एक दूसरे के होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। मतलब कहने का ये बताओ, 2 का व्युत्क्रम 1/2 आया, कोई और संख्या हो सकती है, एक ही फिक्स आ रहा है ना, अद्वितीय का मतलब है निश्चित मान, तो किसी एक का अवयव का व्युत्क्रम जो होगा वो निश्चित एक और अवयव आएगा, ऐसा नहीं है कि 2 उत्तर आ जाएं, ऐसा नहीं है कि 3 आ जाएं, यानी किसी का व्युत्क्रम अवयव एक निश्चित अवयव होगा, अद्वितीय। क्या 1 2 3 4 भी व्युत्क्रम है और 3 2 1 4 भी व्युत्क्रम है, तो 2 उत्तर नहीं होंगे इसके कभी, हमेशा व्युत्क्रम अवयव का एक अद्वितीय निश्चित उत्तर होगा। आ गई बात समझ में। और चौथा पॉइंट क्या है, अगर ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए बी का होल इनवर्स बराबर, जैसे अभी परिवर्त देखा था तुमने, रिवर्स हुआ था, वैसे इनवर्स में भी रिवर्स होता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, इसमें से तुमको ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है और सवाल तो हम करेंगे ही इसके। यही लास्ट हेडिंग थी इस चैप्टर की, इसको नोट कर ले, और इन परिभाषाओं में से किसी में भी दिक्कत हो तो मुझे बता दें, मैं फिर समझा दूंगा।